हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। तो पहले दो लेक्चर में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन हमने किया था। दूसरे लेक्चर में हमने फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो भी हमने देखा है। तो मान लो हमारे पास ये एक सिचुएशन है जिसके हिसाब से जो डेटा कलेक्ट करके हमने एक इक्वेशन बनाया हुआ है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल है ना, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। ये प्रोग्राम पहले से किया हुआ है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जेड मैक्सिमम मतलब x1 एंड x2 जो है, दो प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट x1 बेचने से 15 रुपया प्रॉफिट होता है, x2 बेचने से 10 रुपीज़ प्रॉफिट होता है। x1 एंड x1 ये रिसोर्सिस है जो रहता है। हमें पता है कि x1 एक यूनिट बनाने के लिए ये जो रिसोर्सेज होगा उसका 4 यूनिट यूटिलाइज होगा। x2 एक यूनिट बनाने के लिए 6 यूनिट ये जो रिसोर्सेज उसका यूज होगा। तो ये डेटा आपको पता है, हमने अगले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन का। हमें ऐसा क्वांटिटी फाइंड आउट करना है x1 एंड x2 का कि हमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो, ये जेड की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो, ये सारा कंस्ट्रेंट भी फुलफिल हो। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड रहता है। एक ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा होता है एनालिटिकल। तो इतना याद रखना, जो भी कोई भी किसी भी चीज़ का हमें एनालिसिस करना हो तो हम ग्राफ को फॉलो करते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है वो दिखता है हमें, है ना। इजीली हम ग्राफ की वजह से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। इन क्रिटिकल सिचुएशन में भी कभी कभी क्या होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन ग्राफ जो है वो इजीली शो कर देगा। बिना मेहनत का हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो ग्राफिकल मेथड, ये जो क्वेश्चन है उसको हम ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एनालिटिकल मीन्स उसमें हम ग्राफ वाफ या कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे, उसमें डिजिट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिजिट को ही एनालिसिस करके हम कुछ आउटपुट निकालेंगे, या मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके जो फाइंड आउट करते हैं उसको हम एनालिटिकल बोलते हैं। उसका दूसरा नाम सिंप्लेक्स मेथड भी है। एनालिटिकल मेथड में हम एक सिंप्लेक्स मेथड फॉलो करते हैं, जो मेथड का नाम है सिंप्लेक्स मेथड। तो ये दोनों चीज हमें पढ़नी है, लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, है ना। तो ये चीज हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। 6x1 + 6x2 = 360। अगर मैथ हमने अच्छे से पढ़ा है तो ये चीज पता होना चाहिए। ये जो सारी इक्वेशन है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और ये भी है, एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। तो उसको मुझे ग्राफ में इंडिकेट करना है। तो ग्राफ में इंडिकेट करने के लिए मैं पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ रहता है कि x1 एंड x2 > 0। तो ये क्यों होता है वो हमने अगले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ कि x1 एंड x2 ऑलवेज पॉजिटिव या 0 क्यों होता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो एक एक्सिस पे हम x1 को इंडिकेट करेंगे, दूसरे एक्सिस पे x2 को इंडिकेट करेंगे। लेकिन मैंने पूरा ग्राफ क्यों नहीं ड्रॉ किया है, तो ये चीज हमें अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे मान लो x1 एंड x2 है, तो इस कंडीशन की वजह से आप देखोगे ये इस रीजन में जो होगा x1 एंड x2 जो होगा वो > 0 होगा। यहाँ पे देखोगे तो इस रीजन में क्या होगा, x2 जो है मेरा पॉजिटिव है, लेकिन x1 जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। इसलिए जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये क्वाड्रेंट का भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x2 नेगेटिव होगा, है ना। इस क्वाड्रेंट x1 एंड x2 दोनों नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखोगे तो x1 की वैल्यू जो होगी इस रीजन में पॉजिटिव है, लेकिन x2 की वैल्यू नेगेटिव है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। इस कंडीशन की वजह से हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करेंगे, ये इस कंडीशन की वजह से। तो इसीलिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज किया। ये मेरा ओरिजिन हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 10, 20, 30, 40, अब जिस डेटा है हमारे पास, जिस तरह कैसा डेटा है उसके हिसाब से आप वैल्यू ले सकते हो। आप ग्राफ अच्छे से हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड में, ये जो कंस्ट्रेंट है ना, कंस्ट्रेंट ही बोलेंगे इसको, रिसोर्सिस है, रिसोर्सिस के जो कंस्ट्रेंट है उसको हम ग्राफ में इंडिकेट करेंगे। और हमें पता है ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे ये स्ट्रेट लाइन पूरा ऐसा ड्रॉ करना है। तो मुझे अगर मान लो उसके 2 पॉइंट ही पता है,
इस 2 पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमें ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से इस लाइन का मुझे 2 पॉइंट अगर पता चल जाए तो ये इस ग्राफ पेपर में मैं उसको ग्राफ में पूरी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस लाइन का 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट फाइंड आउट करने की बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये 4x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू जो साइन है, अभी मैं सिर्फ उसको याद रखूंगा, है ना, उसको मैं इंडिकेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इक्वल टू ही लेता हूँ 360। तो इस लाइन पे हमें पता है, इस लाइन पे x2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैंने x1 को इंडिकेट करने वाला हूँ, तो इस लाइन पे पूरा x2 की वैल्यू क्या होगी 0। तो मैं x2 की वैल्यू अगर 0 लेता हूँ तो 4x1 इज इक्वल टू क्या होगा 360। x1 is equal to 360 divided by 4 means 90। तो ये लाइन का एक पॉइंट मुझे मिलेगा 90 एंड 0। x1 पहले इंडिकेट करते हैं, x2 बाद में, तो 90 एंड 0 मुझे उस लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर मान लो मैं x1 इक्वल टू 0 लेता हूँ, क्योंकि इस लाइन पे x1 की वैल्यू अगर 0 है तो 6x2 इज इक्वल टू क्या होगा 360। तो x2 की वैल्यू मेरी बन जाएगी 360 बाई 6 मीन्स 60। तो मुझे दूसरा पॉइंट मिलेगा मुझे 0 और 60। तो ये जो 2 पॉइंट मुझे मिलते हैं वो किसका पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके 2 पॉइंट है। तो एक पॉइंट को मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ, ये हुआ है ना, ये क्या है 90 0। दूसरा पॉइंट हुआ 0 60, तो ये हुआ जहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 60 है। अगर ये 2 पॉइंट को मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरी लाइन मिल जाएगी। तो इसको हम इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये ग्राफ में मैंने इस लाइन को इस तरह से इंडिकेट किया हुआ। अब देखो यहाँ पे सिंबल भी ध्यान रखना है, मैंने बोला था ये याद रखेंगे, लेस देन साइन है, 360 से लेस देन मतलब 0 तक हम जा सकते हैं। तो 360 से 0 की साइड मतलब 0 साइड आना है, तो इस वाला ये वाला जो पूरा रीजन है वो इस कंस्ट्रेंट में कवर होगा। और ये कंस्ट्रेंट को अगर मैं 1 नंबर दे देता हूँ तो याद रहे कि मैंने किस इक्वेशन की वजह से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो एक लाइन मिल गया मुझे। दूसरा देखते हैं, देखो यहाँ पे 4x1 प्लस x2 है नहीं, तो मैं उसको 0 कंसिडर कर लूंगा, इज इक्वल टू 240। ठीक है, अब देखो सॉरी ये मैं नहीं कर सकता मैथमेटिकली कि 4x1 लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पे 4x1 इज इक्वल टू 240 लिखता हूँ। तो x1 की जो वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करते हैं 240 बाई 4 मीन्स 60। तो x1 की वैल्यू है इस लाइन में क्या रहेगी, x1 की वैल्यू हमेशा जो है वो 60 रहेगी, हमेशा 60 रहेगी। मतलब ये लाइन में आप देखोगे, इस लाइन की आप बात करोगे तो x1 की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी 60 रहेगी, और x2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x1 की वैल्यू क्या रहनी चाहिए 60 रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे लेस देन सिंबल है, इसको भी 0 की साइड लाओ तो ये डायरेक्शन, तो उसको मैं यहाँ पे 2 नंबर दे देता हूँ। तीसरा इक्वेशन है हमारे पास, तीसरा इक्वेशन ये 8x2, उसको भी मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ 320। तो x2 की इक्वल वैल्यू क्या होगी 320 डिवाइडेड बाई 8, मतलब x2 की वैल्यू ऑलवेज 40 रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि जहाँ पे x2 की वैल्यू जो है वो हमेशा 40 रहेगी। इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ, ये जो डेटा है उसको हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह से हम करते हैं। अब हमें एक रीजन फाइंड आउट करना है कि जहां पे ये जो सारा जो 3 हमें जो क्वांटिटी मिला है वो तीनों क्वांटिटी जो तीनों रीजन का एक कॉमन रीजन मिलेगा। कि देखो इसका रीजन पूरा क्या है बिलो साइड, इस लाइन के नीचे की साइड, इसका इस वाला रीजन, इसका इस वाला रीजन। तो ये तीनों रीजन में कॉमन रीजन कौन सा है जो तीनों में आएगा, तो ये वाला जो रीजन है वो तीनों कंस्ट्रेंट में आएगा, तीनों लाइन में कवर होगा। तो ये जो रीजन है उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन।
एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। ये सारा जो रीजन हमें मिलता है वो फिजिबल नहीं है। वो क्यों फिजिबल नहीं है? लेट मी चेक फर्स्ट कि ये जो 10 है, यहाँ भी एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ कि हम आउटपुट में x1 की वैल्यू 10 लेंगे, x2 की वैल्यू 50 लेंगे। मीन्स हम आउटपुट में x1 इज इक्वल टू 10 प्रोडक्शन करना चाहते हैं और x2 जो है वो 50 क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना चाहते हैं। लेकिन देखो ग्राफ में है तो ग्राफ में आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस वाले रीजन में तो ये कवर होता है, इस वाले रीजन में भी कवर होता है। मतलब 1 and 2 कंस्ट्रेंट जो है वो फॉलो होगा, लेकिन थर्ड वाले रीजन से बाहर का पॉइंट है ये। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि x1 10 क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूँ और x2 50 क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूँ, तो क्या होगा कि ये थर्ड वाला जो रीजन है, ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करेगा। लेट्स चेक करते हैं कि 8 इंटू x2 है, वो क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 320 होना चाहिए, मीन्स 320 से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने x2 की वैल्यू कितनी ली है, 50, तो ये हो जाएगा 400। देखो यहाँ पे 320 है, 320 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है 400। मतलब अगर इस रीजन के बाहर का कोई भी पॉइंट लोगे तो कोई ना कोई कंस्ट्रेंट, हमारी जो लिमिटेशन है उससे बाहर चला जाएगा। इसीलिए इस वाले रीजन में आप कोई भी पॉइंट लो तो वो सारे कंडीशन, मतलब सारे ये जो कंडीशन हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है उसको फुलफिल करेगा। मान लो ये लेते हैं, चलो 2020 है फिजिबल रीजन का। अब देखो ये तीनों कंस्ट्रेंट में कवर भी होता है और चेक भी कर लेते हैं कि हम x1 की वैल्यू क्या लेंगे 20, x2 की वैल्यू भी लेंगे 20, है ना। फिजिबल रीजन का एक मैंने पॉइंट लिया हुआ है। तो देखो ये सारी कंडीशन फॉलो करेगा। 4x1 + 6x2 कितना होना चाहिए, 360 से कम। चेक करते 4 इंटू 20, x2 की वैल्यू हम रखेंगे 20, तो कितना होगा 80 + 120 मतलब 200। अब देखो 200 वो 360 से कम है, हाँ मतलब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यस यहाँ पे हो रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरी कंडीशन 4x1 कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 240। x1 की वैल्यू रखो 20, होगा 80, 240 से कम है, ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। थर्ड कंडीशन देखते हैं 8 इंटू x2 कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल 320। x2 की वैल्यू हम रखते हैं 20, 160, 320 से कम है, हाँ है। देखो तो इस वाले रीजन में आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो फिजिबल है। फिजिबल है मतलब वो क्वांटिटी अगर आप बनाना चाहते हो, इस वाले रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो कि मैं 50 x1 बनाऊंगा और x2 30 बनाऊंगा, तो डेफिनेटली जो है वो सारे कंडीशन फुलफिल करेगा और आप बना सकते हो। तो इस रीजन में आप कोई भी पॉइंट लोगे, आपको या 10 30 भी ले सकते हो, 40 20 भी ले सकते हो, है। इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लोगे कि वो सारी कंडीशन फुलफिल करेगा और आप वो फिजिबल है, मतलब वो आप बना सकते हो। लेकिन हमारे लिए टास्क क्या है कि चलो ये तो हमारे रिसोर्सेज का हम यूज करके बना तो लेंगे, लेकिन उसमें से प्रॉफिट कितना होगा। मान लो 20 प्रॉफिट, 20 ये x1 की क्वांटिटी बनाता हूँ, 20 x2 की बनाता हूँ, तो x1 इक्वल टू मैं 20 बनाऊंगा, x2 इज इक्वल टू 20 प्रोडक्ट में बनाऊंगा x2 की, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो फिर जेड एक क्वांटिटी बेचने से मुझे प्रॉफिट होता है 15, तो मैं 20 बनाऊंगा तो 15 इंटू 20। यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बेचने से मुझे प्रॉफिट मिलता है 10, मैं 20 बनाऊंगा तो 10 इंटू 20 है ना। तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा 300 प्लस 200 मीन्स 500 प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट जो है मुझे इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं, ये सारे रिसोर्सेज यूज करके, तो हाँ मिल सकता है। चलो दूसरा चेक करते हैं, 40 x1 की वैल्यू हम 40 लेंगे, x2 की वैल्यू 20 लेंगे। अगर मैं x1 की वैल्यू 40 लेता हूँ और x2 की वैल्यू जो है 20 लेता हूँ, तो ये फिजिबल रीजन का पॉइंट है, मतलब मैं सारे रिसोर्सेज है वो फुलफिल होगा। लेकिन प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे इस कंडीशन में, तो 40 इंटू 15, 15 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, 600 प्लस 200। देखो यहाँ पे देखोगे तो आपको 800 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो 500 पहले मिल रहा था 500, अब जो प्रॉफिट मिल रहा है 800, मतलब प्रॉफिट तो अभी और भी बढ़ सकता है। तो एक ऐसा प्रॉफिट बताओ कि
कि भाई जिसमें मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट हो, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये फिजिबल रीजन में तो मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे जो ये कंडीशन फुलफिल भी करेगा, लेकिन उसमें से एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताओ कि जिसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये उसको फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि इसका भी लाइन ड्रॉ करते हैं। जेड मैक्सिमम यहाँ पे 15x1 प्लस 10x2। अब यहाँ पे इक्वल टू तो कुछ है नहीं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप x1 की वैल्यू 10 ले लेना है, एक पॉइंट मिलेगा आपको। x1 की वैल्यू 10 और x2 की वैल्यू 0, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये मिलेगा। अब x2 की वैल्यू हमें 15 ले लेना है और x1 की वैल्यू 0 ले लेना है। x2 की वैल्यू हम 15 लेंगे, x1 की वैल्यू 0। 15 मतलब कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये एक लाइन मिलेगा, है ना, ये किसका लाइन है? जेड का। मीन्स हमारे सॉल्यूशन का एक लाइन है। ये एक्चुअली स्लोप होता है, मैंने आपको एक सिंपल वे बताया हुआ है। ये स्लोप हम देखते हैं dy बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स जो होता है, कोई भी लाइन का स्लोप रहता है, ये स्लोप के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। इजीली हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन किसका है? जेड का, है ना। अब इस लाइन का कुछ एनालिसिस करते हैं। इस लाइन के दो पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ। एक तो हो गया 10 0 और दूसरा है 15 0। अब इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो तो चलेगा। तो चेक कर दे कि अगर मैं 10 और 0, है ना, x1 की वैल्यू अगर 10 लेता हूँ और x2 की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? मीन्स x1 में 10 क्वांटिटी में बनाऊंगा, x2 बनाऊंगा ही नहीं। x2 अगर x1 में अगर 10 क्वांटिटी में बनाता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 0, मतलब मुझे प्रॉफिट टोटल होगा 150 रुपीज, है ना। अगर मैं दूसरा कंडीशन चेक करता हूँ कि मान लो x2 की वैल्यू जो है मैं 15 लूंगा और x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 15, सॉरी इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0 है, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? तो 15 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 15, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो 1 to 150 ही रहेगा। ये दोनों केस में देखो तो प्रॉफिट जो है, मतलब x1 में 10 क्वांटिटी में बनाता हूँ, यहाँ पे x2 बनाता ही नहीं हूँ। यहाँ पे x2 में x1 नहीं बनाता हूँ, सिर्फ x2 की ही प्रोडक्ट बनाता हूँ, मतलब b प्रोडक्ट ही बनाता हूँ। तो दोनों केस में आप देखोगे तो प्रॉफिट जो है मुझे क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे तो हर एक पॉइंट के लिए आप देखोगे तो x1 एंड x2 की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होगा, वो बेचने से जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट क्या रहेगा? आपको ऑलवेज सेम मिलेगा। इसीलिए ये जो लाइन है उसको हम बोलते हैं आइसो प्रॉफिट लाइन। इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कांस्टेंट या सेम मिलेगा। इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोप्रॉफिट लाइन। अब आइसोप्रॉफिट लाइन को हमें यूज करके फाइंड आउट करना है कि मुझे, मेरे लिए मेरा मेन टास्क क्या था? ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना। बहुत फिजिबल रीजन में मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो सारी कंडीशन फुलफिल करेगी, लेकिन प्रॉफिट जो है मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए जिसमें मुझे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम मिले। तो वो कैसे मिलेगा? तो देखो ये जो आइसोप्रॉफिट लाइन है, मैंने एक रोलर स्केल लिया, आप ग्राफ में इंडिकेट करोगे तो ये सारे पॉइंट भी इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ, तो ये पॉइंट में इंटरमीडिएट पॉइंट एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो इस लाइन पे मैं क्या करूंगा? इस लाइन को, अब मुझे मैक्सिमम जाना है तो मैं ऊपर की साइड जाऊंगा, है ना। मिनिमम जाना है तो नीचे की रहेगी। अब मैक्सिमम जाना है तो ये जो लाइन है उस लाइन को मैं फॉलो करते करते आगे जाऊंगा, मैक्सिमम जाना है। और फिजिबल रीजन में ध्यान रखना है कि फिजिबल रीजन का कोई एक पॉइंट होगा जो लास्ट में, लास्ट तक वो क्या रहेगा? रहेगा, है ना। लास्ट में एक ही पॉइंट बचेगा।
कभी कभी लाइन भी बच सकती है, इस केस में एक पॉइंट बच रहा था। ये जो पॉइंट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज बनाओ आपको, तो आपको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम बनेगा। तो इस पे वैल्यू कितना है, तो हमें इजीली पता है कि x1 की जो वैल्यू है वो आएगी 60, क्योंकि ये लाइन पे है। x1 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी 60, और x2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो x2 की वैल्यू रहेगी 20। तो इस पॉइंट पे हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। चलो चेक करते हैं कितना प्रॉफिट मिलता है। तो ये हर एक पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट करें, ये 0 0 अगर बनाएंगे नहीं तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। इस पॉइंट के लिए चेक करते हैं कि सपोज इस पॉइंट के लिए क्या होगा, x1 की वैल्यू जो है वो 60 है, x2 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। x1 की वैल्यू 60, तो 15 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा 900। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं 20, मीन्स x1 की वैल्यू जो है वो 60 लेंगे, x2 की वैल्यू जो है वो 20 लेंगे, तो मुझे z की वैल्यू क्या मिलेगी 15 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 20 इज 900 प्लस 200 मीन्स 1100। ठीक है, अब मैं तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ। ये तीसरा पॉइंट ले लूंगा तो वहां पे आप देखोगे तो x1 की वैल्यू जो है वो सॉरी x2 की वैल्यू 40 है, x1 की वैल्यू 30 है ना। तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, x1 की वैल्यू मुझे लेना है 30 प्लस 10 इंटू x2 की वैल्यू लेना है 40, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा 450 प्लस 400 मीन्स 950। थर्ड केस ले लेता हूँ, ये है ना, ये बाउंड्री के जो पॉइंट है वो करके मैं चेक कर रहा हूँ कि x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू है वो 40 है, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा 400। तो इस सारे केस में आप देखोगे तो ये जो है, ये जो पॉइंट हमें मिला था है ना, रोलर स्केल से हम मैक्सिमम जाएंगे जो एंड तक रहेगा, इस पॉइंट पे मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा है कि मैं जो है x1 की वैल्यू 60 रखूंगा और x2 की वैल्यू 20 रखूंगा। ये जो पॉइंट है मेरा ऑप्टिमम पॉइंट है ना, जहां पे मुझे प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो ये क्या इंडिकेट करा है कि A1 जो A प्रोडक्ट है हमारी, जिसके लिए हमने x1 एज्यूम किया था, A प्रोडक्ट हम 60 क्वांटिटी में बनाएंगे और B प्रोडक्ट 20 क्वांटिटी में बनाएंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो ये 1100 रुपये है ना, 1100 रुपये प्रॉफिट होगा। उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इस रिसोर्सिस पे कैपेसिटी नहीं है। अगर आपके पास इतने रिसोर्सिस है तब मैक्सिमम 1100 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हो, और वो भी कब कि जब x1 मीन्स ए प्रोडक्ट है वो 60 क्वांटिटी में बनाओगे और बी प्रोडक्ट है वो 20 क्वांटिटी में बनाओगे। तो आई होप आपको ये जो पूरा जो चीज़ है वो समझ में आया होगा। अब दूसरा चीज, चलो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब देखो दूसरा भी आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर मान लो मैंने रफली ये ऐसा ग्राफ बना दिया है, तो ये जो पॉइंट है मैंने 30-40 कैसे लिख दिया, तो ये 30-40 मैंने इस तरह से लिखा है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, ये कंस्ट्रेंट 3 एंड कंस्ट्रेंट 1 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मेरे लिए कंस्ट्रेंट 1 मतलब ये इक्वेशन है 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 360 लिखता हूँ, और दूसरा x2 इक्वल टू जो है 8x2 इज इक्वल टू 320, ये मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट है ना। ये दो लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दो लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करोगे। तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है ना। मुझे अगर उसको वो करना है तो इस इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को। तो इस तरह से जो हम सॉल्व करते हैं, तो अगर ये सॉल्व करते जाओगे तो आपको x1 की वैल्यू 30 मिल जाएगी, x2 की वैल्यू 40 मिल जाएगी। तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है जो हम मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम रफली ड्रॉ करके ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स है
जो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर ये पॉइंट फाइंड आउट करना है तो x2 की वैल्यू ये सेकंड कंस्ट्रेंट एंड ये जो है फर्स्ट कंस्ट्रेंट, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ये दो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे 1 एंड 2 को, तो आपको ये क्वांटिटी मिलेगा x1 इक्वल टू 16 x2। तो फिर सारे अगर कोऑर्डिनेट है तो उसको हम फिर अलग से, मैंने z जैसे फाइंड आउट किया था उस तरह से फाइंड आउट करें, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको ऑप्टिमम मान लेंगे। लेकिन एक्चुअल मेथड यही है कि आप आइसोप्रोपिक लाइन ड्रॉ करो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसको आगे ले जाओ, जो एंड में जो पॉइंट बचेगा वही आपका क्या होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। दो चीज मैं आपको एक और बता देता हूं। जो आपको नाम रहेगा, ये जो कंस्ट्रेंट है उसको भी हम कुछ नाम देते हैं। एक होता है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, और दूसरा होता है नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। तो ये कैसे चेक करना है बाइंडिंग कौन सा कंस्ट्रेंट, इसमें से कुछ कंस्ट्रेंट जो है वो बाइंडिंग है, कुछ कंस्ट्रेंट जो है नॉन बाइंडिंग है, तो कैसे पता चलेगा। तो हमें देखो जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला है यहाँ पे क्या है, ये है ना, वो किन दो कंस्ट्रेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो कि ये है कंस्ट्रेंट 1 एंड कंस्ट्रेंट 2। तो कंस्ट्रेंट 1 एंड कंस्ट्रेंट 2 जो है जिसको हम बोलेंगे बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। और यहाँ पे आप देखो कंस्ट्रेंट 3, ये जो हमारा कंस्ट्रेंट 3 है ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है, तो ये कंस्ट्रेंट जो 3 है ना, जिसको हम बोलेंगे नॉन बाइंडिंग। तो ये जो कंस्ट्रेंट 1 एंड 2 है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हो जाएगा, और 3 जो है वो नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हो जाएगा। तो सर इसका मतलब तो हमें पता नहीं चला बाइंडिंग कंस्ट्रेंट और नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। तो देखो ये चीज बताता हूँ कि हमने फाइनल तो बोल दिया कि हम x1 की कितनी क्वांटिटी बनाएंगे 60, x2 की कितनी क्वांटिटी बनाएंगे 20। जब ये चीज हम बनाएंगे तो रिसोर्सेज के साथ क्या होगा, रिसोर्सेज की कंडीशन तो फुलफिल होगी। अगर हम बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ले लेते हैं, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हमारा कितना है, तो कि 4x1 प्लस 6x2, वो कितना होना चाहिए 360 या 360 से कम। चलो अब चेक करते हैं, x1 की वैल्यू में रखता हूँ 60, x2 की वैल्यू रखता हूँ 20, तो कितना होगा 240 प्लस 120 हुआ 360। यहाँ पे भी कितना है 360। मतलब ये जो रिसोर्सेज होगा वो 100% यूज हो जाएगा जब हम ये क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे, तो है कि नहीं। इसी तरह आप देखोगे, आप अपने आप चेक कर लेना कि ये जो दूसरा सेकंड कंस्ट्रेंट है इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू रख के देखो 4, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 60, तो हो जाएगा 240। देखो तो ये जो है हमारा जो कंस्ट्रेंट है, जो रिसोर्सेज है, उसका 100% यूज हो जाएगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट में क्या है कि हमने तो डिसाइड कर लिया कि x1 की वैल्यू ये रखेंगे, x2 की वैल्यू 20 रखेंगे, मतलब बी जो प्रोडक्ट है वो 20 क्वांटिटी में बनाएंगे। तो ये रिसोर्सेज में क्या होगा, हमारा जो थर्ड कंस्ट्रेंट है वो देखो, थर्ड कंस्ट्रेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं है, ये वाली लाइन पे, तो ये वाली लाइन तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस वाला थर्ड कंस्ट्रेंट देखो, थर्ड कंस्ट्रेंट अगर हम चेक करेंगे 8 इंटू x2 की वैल्यू कितना है 20, तो कितना आएगा 160, और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज कितना है 320। इसका मतलब 160 रिसोर्सेज ही यूज होगा, 160 क्वांटिटी जो है उसकी बच जाएगी, हमारे पास वो रिसोर्सेज पड़ा रहेगा, है ना। इसीलिए इसको जो कंस्ट्रेंट होगा वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं, नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो एक तीसरा भी एक चीज मैं बता देता हूँ कि कभी कभी मान लो कि यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, कभी एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई कंस्ट्रेंट ऐसा है, कोई एक चौथा कंस्ट्रेंट है यहाँ पे जिसके हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, है ना। तो ये कंस्ट्रेंट कैसा होगा, और लेस देन भी साइन है, तो ये चारों कंस्ट्रेंट का कॉमन रीजन हमें ये मिलेगा, ठीक है, चारों कंस्ट्रेंट में कॉमन रीजन तो यही मिलेगा। लेकिन
आप देखोगे तो ये जो कंस्ट्रेंट है वो फिजिबल रीजन की बाउंड्री में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, सारी कंडीशन तो फुलफिल होगा। तो इस ऐसा जो कंस्ट्रेंट होगा जो फिजिकल बाउंड्री बनाने में यूज नहीं हो रहा है या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इसको क्या बोलेंगे हम? रिडंडेंट कंस्ट्रेंट जो फिजिबल रीजन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, उसको हम बोलेंगे रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इस पूरे लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक जो होता है आइसोप्रोपिक लाइन, आइसोप्रोपिक लाइन का मतलब क्या है वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझा है। फिर बाइंडिंग कंस्ट्रेंट एंड नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, उसको बाइंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिसोर्सेज का 100% यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये कंस्ट्रेंट और ये कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट 1 एंड 2 हमारे वाले केस में जो है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। इसको हम नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट बोलेंगे क्योंकि रिसोर्सेज बच जाएगा। और जो कंस्ट्रेंट ये फिजिबल रीजन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम बोलेंगे रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने अचीव किया होगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। तो नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल केसेस है इन केस ऑफ ग्राफिकल मेथड वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सिंपलेक्स मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।